नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देश स्पेस सेक्टर अभूतपूर्व अवसर का साक्षी बन रहा। स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस के उद्घाटन समारोह में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, सरकार ने देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में कई ऐतिहासिक सुधार किए। हजारों वर्ष पुराने सभ्यतागत संबंधों को साझा करते हैं भारत और इंडोनेशिया। दिल्ली में भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की तीसरी वार्ता के दौरान रक्षा मंत्री का बयान। द्विपक्षीय बैठक के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा घटनाक्रमों की समीक्षा। ओडिशा विधानसभा को संबोधित करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू। विधानसभा से पारित कई अहम मंगलकारी विधेयकों की सराहना की। देश को विकसित राष्ट्र बनाने का किया आह्वान। राष्ट्रीय सैन्य स्कूल अजमेर के छात्रों और शिक्षकों के साथ उपराष्ट्रपति का संवाद। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महिला सैन्य अधिकारियों की भूमिका की सराहना की। सशस्त्र बलों में महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर जताई खुशी। भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को लोकसभा अध्यक्ष ने किया संबोधित। कहा, वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा ने बनाया कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और नागरिक अनुकूल। वित्तीय अनुशासन बनाए रखना आईआरएस की अहम भूमिका। अब खबरें विस्तार से और बात भारत पर बढ़ते भरोसे की। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र अब सिर्फ रॉकेट और सैटेलाइट की कामयाब कहानियों तक सीमित नहीं रहा। यह अब वैश्विक निवेशकों का नया पसंदीदा ठिकाना बनता जा रहा है। और इसी बदलते भारत की तस्वीर आज एक बार फिर दिखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि अब दुनिया भारत की क्षमता को केवल देख नहीं रही, उस पर दांव भी लगा रही है। यानी स्पेस सेक्टर में जो क्रांति शुरू हुई है वह सिर्फ तकनीक की नहीं, विश्वास की भी है। भारतीय स्टार्टअप अब स्पेस की रेस में किसी से पीछे नहीं है। अंतरिक्ष में भारत उड़ान भर रहा है और वैश्विक निवेशक उसकी रफ्तार पर भरोसा दिखा रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में कई ऐतिहासिक सुधार किए हैं। अब सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी नवाचार के लिए खोल दिया है, जिससे स्टार्टअप और उद्योग देश के वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ मिलकर काम कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले वर्षों में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था कई गुना बढ़ेगी और देश के युवाओं के लिए अपार नए अवसर खोलेगी। हम सब जानते हैं कि बदलते हुए इस समय में स्पेस सेक्टर का कितना विस्तार हो रहा है। ये कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, मरीन मॉनिटरिंग, अर्बन प्लानिंग, वेदर प्रिडिक्शन और नेशनल सिक्योरिटी का आधार बन चुका है। और इसलिए ही हमने भारत के स्पेस सेक्टर में ऐतिहासिक रिफॉर्म्स किए। सरकार ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट इनोवेशन के लिए ओपन किया। नई स्पेस पॉलिसी तैयार की गई। हमने स्टार्टअप्स को, इंडस्ट्री को इनोवेशन के साथ जोड़ने का प्रयास किया। हमने इन स्पेस की स्थापना की। अपने स्टार्टअप्स के लिए इसरो की फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजी को उपलब्ध कराया। यानी भारत ने बीते 6-7 वर्षों में ही अपने स्पेस सेक्टर को एक ओपन, कोऑपरेटिव और इनोवेशन ड्रिवन इकोसिस्टम में बदल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 300 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्टअप भारत के अंतरिक्ष भविष्य को नई उम्मीद दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्काई रूट का इन्फिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, नवाचार और युवा शक्ति का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि देश अपने नवाचार, जोखिम उठाने की क्षमता, युवा शक्ति और उद्यमिता के साथ
नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज भारत के 300 से अधिक स्पेस स्टार्टअप्स भारत के स्पेस फ्यूचर को नई उम्मीदें दे रहे हैं। प्रोपल्शन सिस्टम हो, कंपोजिट मटेरियल्स हो, रॉकेट स्टेजेज हो, सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स हो, भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है। और अब बात भारत और इंडोनेशिया संबंधों की। दोनों देश हजारों वर्ष पुराने संबंधों को साझा करते हैं। दोनों देश समुद्री पड़ोसी हैं। दोनों देश ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत जुड़ाव को भी साझा करते हैं। दिल्ली में भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की तीसरी वार्ता के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बातें कही। बता दें कि रक्षा मंत्री ने कहा कि बहुपक्षवाद के मूल्य, समावेशिता और कानून दोनों देशों में समान हैं। इन साझा मूल्यों ने हमारे समकालीन संबंधों को दिशा प्रदान की है। आज की वार्ता दोनों देशों के रक्षा सहयोग की बढ़ती शक्ति के एक परीक्षण के रूप में सेवा प्रदान करती है। यह हमारे सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। We share many commonalities that help lay the foundation of sustained defense, trade, cultural, and diplomatic cooperation. Excellency, in the recent times, the comprehensive strategic partnership between our countries is characterized by growing cooperation in bilateral and multilateral arena, including frequent high-level interactions. Both India and Indonesia adopted shared vision on maritime cooperation in the Indo-Pacific between India and Indonesia. During visit of our Prime Minister to Indonesia in May 2018, as well as the signing of the enhanced agreement on defense cooperation. My frequent meetings with His Excellency Prabowo Subianto as Defense Minister further strengthen both our countries' commitment to augment defense cooperation. Excellency, state visit of President Prabowo Subianto to India from 23 to 26 January 2025, during which he was also chief guest of our Republic Day parade, has infused fresh impetus to India-Indonesia relations with a renewed focus in defense and security. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा घटनाक्रमों की समीक्षा की गई। बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को प्रगाढ़ बनाने के लिए नए क्षेत्र तलाशने पर भी जोर दिया गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की जनवरी महीने में हुई भारत यात्रा के कई महीनों के बाद यह वार्ता हुई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह वार्ता रक्षा संबंधों के प्रति दोनों देशों के महत्वपूर्ण सामरिक संबंधों को और सशक्त बनाती है। I must add the colorful and spirited 352-member band and marching contingent display from Indonesian Military Academy captivated us all with their splendid march past. Through the decades, our defense ties have flourished, built on the foundation of the mutual commitment to regional security. Today's dialogue serves as a testament to the growing strength of our defense cooperation, which is an important pillar of our cooperation. Excellency, during the deliberations today, I look forward to have free and frank exchange of views to further deepen and expand our bilateral defense cooperation. इससे पहले इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सजफ्री सजम सोएद्दीन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में तीनों सेनाओं का
गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा विधानसभा पहुंची। उन्होंने विधानसभा को संबोधित भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ओडिशा के गठन की शताब्दी 2036 में मनाई जाएगी। अगर सभी 2036 तक एक समृद्ध ओडिशा के निर्माण के लिए मिलकर काम कर सकें तो यह 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में ओडिशा का सबसे बड़ा योगदान होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि ओडिशा के लोगों को अपने प्रतिनिधियों पर अपार आशा और विश्वास है। सभी विधायकों का यह कर्तव्य है कि वे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें और उनके चेहरों पर मुस्कान लाएं। कभी यही विधानसभा उनकी विधायी कर्मस्थली रही थी। आज यहाँ वो राष्ट्रपति के तौर पर पहुंची। ये अनुभव न सिर्फ उनके लिए खास रहा बल्कि उनके कभी साथी रहे सदस्यों के लिए भी खास रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देश की प्रथम नागरिक हैं और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं। ये आज की बात है, लेकिन वर्ष 2000 और वर्ष 2004 यानी लगातार 2 बार वो ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनी हुई प्रतिनिधि रहीं। बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सियासी यात्रा की करें तो जब वो ओडिशा विधानसभा की सदस्य चुनी गईं तो उस वक्त ओडिशा में बीजू जनता दल भाजपा गठबंधन की सरकार थी। तो उन्होंने सिर्फ कुर्सी नहीं संभाली बल्कि जो काम एक विधायक के तौर पर किए वो आज भी लोग याद करते हैं। उन्होंने ओडिशा विधानसभा में मंत्री के तौर पर भी जनता की सेवा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान भुवनेश्वर में राजभवन परिसर में कलिंग अतिथि निवास का उद्घाटन किया। यहाँ अति विशिष्ट अतिथियों को आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी और इसका डिजाइन ओडिशा की प्राचीन कला संस्कृति और परंपरा को दर्शाता है। दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद के मंच से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज एक ऐसी बात कही जिसे हर भारतीय को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, भारतीय सशस्त्र बल सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं करते, वे राष्ट्र की संप्रभुता के पथ प्रदर्शक हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने साफ कहा कि हमारे जवानों ने हर सुरक्षा चुनौती में अद्भुत अनुकूलशीलता और अटूट संकल्प दिखाया है, चाहे घाटी की बर्फीली चोटियां हों या सीमा पर बदलते हालात। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना हर बार देशभक्ति का एक नया मानक स्थापित करती है। उनका संदेश साफ है, भारत आज सुरक्षित है क्योंकि हमारे सैनिक सिर्फ लड़ते नहीं, वे देश के लिए जीते भी हैं। राष्ट्रपति ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि यह ऑपरेशन भारत की आतंक रोधी नीति का टर्निंग पॉइंट है, यानी संदेश साफ है। भारत अब पहले चेतावनी नहीं देता बल्कि निर्णायक एक्शन लेता है। और एक अहम बात, दुनिया सिर्फ भारत की मिसाइलों, कमांडोज और ऑपरेशनों को नहीं देख रही, दुनिया देख रही है भारत की नैतिक स्पष्टता। The Indian Armed Forces have exemplified professionalism and patriotism in guiding the sovereignty of the India. During every security challenge, whether conventional, counter-insurgency and humanitarian, our forces have displayed remarkable adaptability and resolve. The recent success of Operation Sindoor stands as a defining moment in our counter-terror and deterrence strategy. The world took note not only of India's military capability, but of India's moral clarity to act firmly yet responsibly in the pursuit of peace. I am happy to know that beyond its operational role, the Indian Defence Forces remain a pillar of national development. Apart from strengthening our frontiers, they have also helped in border area development through infrastructure, connectivity, tourism and education. राष्ट्रपति ने कहा कि अपनी परिचालन भूमिका से परे भारतीय रक्षा बल राष्ट्रीय विकास का एक स्तंभ बने हुए हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सीमाओं को मजबूत करने के अतिरिक्त रक्षा बलों ने बुनियादी ढांचे, संपर्क,
पर्यटन और शिक्षा के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास में भी मदद की है। I hope that the discussion and outcome of this dialogue will provide valuable insights to policymakers for shaping the future contour our national policy. I am confident that our armed forces will continue to strive for excellence and move ahead with resolve and determination to achieve the goal of Viksit Bharat by 2047. केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज संसद भवन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। बैठक के दौरान उपराष्ट्रपति को आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, लोगों के सशक्तिकरण और पर्यावरणीय स्थिरता में एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। मंत्रालय ने खादी, ग्राम और कॉयर उद्योगों सहित एमएसएमई क्षेत्र के विकास को समर्थन देने वाली अपनी अग्रणीय पहलों को रेखांकित किया, जिसमें ऋण सहायता, तकनीकी सहायता, बुनियादी ढांचे का विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा और बाजार सहायता पर ध्यान केंद्रित किया गया। उपराष्ट्रपति ने एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। बजटीय सहायता में वृद्धि और उद्यमियों के लिए बढ़ते ऋण प्रवाह पर भी प्रसन्नता जताई। देश भर में लाभ पहुंचाने में पीएम विश्वकर्मा और अन्य योजनाओं की सफलता की भी तारीफ की। संसद भवन में आज एक बेहद खास मुलाकात हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रीय सैन्य स्कूल अजमेर के छात्रों और शिक्षकों से बातचीत की और माहौल कुछ ऐसा था जैसे अनुशासन, देशभक्ति और नेतृत्व की पूरी ऊर्जा एक साथ आ गई हो। यह मुलाकात सिर्फ संवाद नहीं था, यह एक संदेश था। भारत की नई पीढ़ी तैयार है। उत्साहित छात्रों की ओर देखते हुए उपराष्ट्रपति ने संदेश दिया, समर्पण, निष्ठा और राष्ट्र सेवा, यही आपके रास्ते की असली पहचान होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह संस्थान सिर्फ छात्रों को पढ़ाता नहीं है, बल्कि उन्हें अनुशासन, चरित्र और नेतृत्व का ऐसा पाठ पढ़ाता है जो उन्हें आगे चलकर देश की रीढ़ बनाता है। उपराष्ट्रपति ने नई संसद को लेकर छात्रों का अनुभव जाना। So how the parliament looks? Good? Modi ji has made the new parliament much modern and with all facilities. Yes. The old parliament is having its own elegant look. Yes. उपराष्ट्रपति ने छात्रों से पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए चलाए गए सैन्य अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखने और महिला सैन्य अधिकारियों की भूमिका पर भी बातचीत की। How many of you are watching this Sindoor operation? Eagerly you are watching it? You know Colonel Sophia Krushi and Wing Commander Vaimikyo Singh? Yes, sir. Both are women officers who did this. What is the reason behind it? Why the woman officers has been sent? Any idea? Yes, in our custom you all know, if the husband get killed, then the woman become widow, then first thing is they will remove the sindoor. That was their idea, you understand. They want to put the pain on the family. And the pain should be, every time it should be remembered by the woman. That much cruel is the thoughts of the terrorists. So fitting reply can be given by the woman officers. That is the reason why I think the women officers have been selected. इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने संस्थान की समृद्ध विरासत की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने स्कूल की करीब 100 साल पुरानी गौरवशाली विरासत की जमकर सराहना की। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर भी खुशी जताई कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी इस स्कूल से ही शिक्षा हासिल की है। So Ajit Doval ji is your school student? Oh.
So I can expect some more Ajit Dovals from your school. Ready to do everything for the nation. Right. उपराष्ट्रपति ने कहा कि सशस्त्र बलों समेत हर क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भूमिका देश को बदलाव, देश की सोच और देश के आत्मविश्वास की सबसे बड़ी पहचान है। Our history always says the women also led so many kingdoms were led by the women and they were better administrators than the men. It's always there in the history. When I am giving 10 gold medals or 12 gold medals, 8, 9 is going to the girl student. 3, 4 or 5 is going to the gen students. That shows that the girls are concentrating on the studies more than the boys. That is one thing to be appreciated, and we all know in the last 10 years, the women enrollment for the higher education is doubled, nearly doubled. So now every parent is more willing to send their girl children to the school and higher education also. वहीं इस दौरान छात्रों में संसद भवन को देखने और उपराष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। I've got the golden opportunity to visit the Temple of Democracy, the Sansad Bhavan. We are 31 girl cadets along with 2 teachers, and it is just like a dream that comes true to meet and to visit the parliament and to meet our honorable Vice President of India. In such a tender age, we got to have the opportunity, we got the golden opportunity to meet the honorable Vice President of India. It was really very good, and we are grateful to him, to the honorable Vice President, that he gave his valuable time to us. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज साइप्रस प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष अनीता डेमेत्रियू के नेतृत्व में साइप्रस से आए प्रतिष्ठित संसदीय प्रतिनिधिमंडल का भारत की संसद में स्वागत किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा के बाद साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और बहुक्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, जलवायु परिवर्तन समेत वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए साझा प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल संसद प्लेटफॉर्म का उपयोग संसदीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता और बहुभाषी पहुंच को बढ़ा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने भरोसा जताया कि साइप्रस के संसदीय प्रतिनिधिमंडल की यह यात्रा, जो 30 वर्षों के बाद हो रही है, सतत संवाद, सहयोग को और मजबूत करेगी और ऐतिहासिक मैत्री और पारस्परिक विश्वास पर आधारित भारत साइप्रस संबंधों को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएगी। प्रतिनिधिमंडल ने भारत के नए संसद भवन की वास्तुकला की उत्कृष्टता, उन्नत तकनीकी विशेषताओं और समृद्ध सभ्यतागत विरासत की सराहना की। 3 दशक के बाद साइप्रस का संसदीय शिष्टमंडल भारत आया है। निश्चित रूप से आपके आने से भारत और साइप्रस जो दोनों देश जीवंत लोकतंत्र है, उनके संसदीय संबंधों को नई ऊंचाई मिलेगी। साइप्रस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष के रूप में आपका युवा दूरदर्शी नेतृत्व जो साइप्रस पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर भी नई दिशा देगा। बुर्किना फासो की विधानसभा के अध्यक्ष ओस्मान बाउगोमा और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन में स्वागत किया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंधों और बढ़ती विकासोन्मुखी साझेदारी पर विचारों का आदान प्रदान किया गया, जो द्विपक्षीय सहयोग में नए आयाम जोड़ रही है। इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि कैसे भारतीय संसद विधायी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता और तकनीकी प्रगति को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल संसद का लाभ उठा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ने प्राइड द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम में उनकी भागीदारी की सराहना की। साथ ही भविष्य में अनुकूलित प्रशिक्षण मॉड्यूल आयोजित करने के लिए भारत की तत्परता से अवगत कराया। लोकसभा अध्यक्ष ने बुर्किना फासो के विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में भारत के निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया।
कि हम उस देश की संसद के नियम प्रक्रियाएं और उस लोकतांत्रिक सिस्टम को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि समय समय पर लोकतंत्र संस्थाओं के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, परंपराओं, प्रॉपर्टियों, नियमों में परिवर्तन होता रहता है। ये समय टेक्नोलॉजी का युग है, इसलिए टेक्नोलॉजी के युग में आज भारत की संसद पूर्णतः डिजिटल संसद है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद भवन परिसर में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संसद ही हमारे लोकतंत्र और नीति निर्माण का मूल केंद्र है। यहाँ बनने वाली हर नीतियां देश की आर्थिक दिशा तय करती हैं। कर नीतियों के बारे में भी बातचीत करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि IRS अधिकारी केवल राजस्व संग्रह नहीं करते, बल्कि देश की आर्थिक मजबूती, विकास योजनाओं की सफलता और सुशासन के महत्वपूर्ण वाहक होते हैं। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा ने कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और नागरिक अनुकूल बनाया है। इन नीतियों को संवेदनशीलता, ईमानदारी और दक्षता के साथ लागू करना IRS अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जो टैक्स पेयर है, उस टैक्स पेयर को लगना चाहिए कि अधिकारियों मेरे संबंध केवल राजस्व लेने का नहीं है। हमारे कानून में भी पारदर्शिता आई तो कानून की उनकी जानकारी भी उनको हो और समय समय पर हमारा उनके बीच में संवाद भी चलता रहे, चर्चा चलती रहे। जितना हम उनसे फ्रेंडली संबंध बनेंगे, उतना ही वो व्यापार, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर के अंदर अपने कार्य का विस्तार करेंगे। और इसीलिए सरकार ने भी समय समय पर बहुत सारे टैक्स रिफॉर्म लाने का काम शुरू किया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज AI, डेटा एनालिटिक्स और फेसलेस असेसमेंट ने टैक्स प्रशासन को और अधिक पारदर्शी और करदाता सम्मान आधारित बनाया है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का स्वरूप सहयोगपूर्ण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्थिक अपराधों की रोकथाम, व्यापार को सुगम बनाना और वित्तीय अनुशासन बनाए रखना IRS की अहम भूमिका है। हमारी नई पीढ़ी जो अध्ययन, शिक्षण, प्रशिक्षण, नए इनोवेशन करती रहती है, जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, क्योंकि अब सारा काम टेक्नोलॉजी पे हो रहा है, AI पे भी हो रहा है, डेटा एनालिटिक्स पे भी बड़ा काम हो रहा है। और मुझे खुशी है कि मैं लगातार सारी प्रशासनिक सेवाओं के अंदर देख रहा हूँ, इंजीनियरों की, नौजवान जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, वह UPSC में संख्या 30 से 35% से अभाव है। यहाँ भी 43%, 55% इंजीनियर बैकग्राउंड के हुआ। इसलिए निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च आपके जीवन का हिस्सा रहा है। आने वाले देश के अधिकारियों का इस देश के टैक्स सिस्टम को कैसे पारदर्शिता बनाई जा सकती, कैसे जवाबदेही बनाया जा सकता है, कैसे कम से कम कानून बनाकर हम पारदर्शिता, जवाबदेही ला सकते हैं। इसके लिए जो कुछ भी आपके विचार हो, जो कुछ भी आपके नए इनोवेशन हो, उसको समय समय पर जब कानून बनता है, कानून जनता के लिए प्रचलित होता है, उस समय आपके सुझाव भी होने चाहिए। UPSC यानी यंग संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी वर्ष पर 2 दिवसीय शताब्दी सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में आयोग के 100 वर्षों के योगदान, देश के प्रशासनिक ढांचे में इसकी भूमिका और सिविल सेवा परीक्षा के महत्व पर विचार विमर्श किया गया। 2 दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन लोकसभा अध्यक्ष ने शिरकत की। कार्यक्रम में भविष्य में सेवाओं में सुधार और अभ्यर्थियों की तैयारी को और बेहतर बनाने के उपाय भी सुझाए गए। सम्मेलन के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने सभी को संबोधित किया। It is indeed a moment to pay tribute to the sagacity of the founding fathers of our Constitution, those that envisioned the role of UPSC as a constitutional body.
It is time to remember the wisdom of the visionaries who shepherded the Commission through its formative years. I also compliment the endeavors of successive generations of chairpersons, members, other officers and staff who have ensured that the Commission continues to live up to the principles of fairness and merit through these challenging years. Generations of civil servants drawn from various parts of our diverse country have carried forward the ideals of public duty, impartiality, and service to the nation. They have built institutions, preserved stability, implemented reforms, protected national unity, and upheld constitutional morality. और अब एक नजर देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को कर्नाटक और गोवा का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कर्नाटक के उडुपी स्थित श्री कृष्ण मठ के दर्शन करेंगे। इसके बाद वे गोवा जाएंगे, जहां वे श्री संस्थान गोकर्ण पारगाली जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित सार्ध पंचशताब्दोत्सव में भाग लेंगे। श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाली जीवोत्तम मठ पहला गौड़ सारस्वत ब्राह्मण वैष्णव मठ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगातार खराब होती वायु गुणवत्ता से संबंधित एक याचिका पर 3 दिसंबर को सुनवाई करने पर सहमति जताई। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे की नियमित रूप से निगरानी की आवश्यकता है। प्रवर्तन निदेशालय ने कुछ मेडिकल कॉलेजों को पाठ्यक्रम चलाने के लिए शैक्षणिक मंजूरी देने में रिश्वतखोरी से जुड़ी धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में आज 10 राज्यों में 15 स्थानों पर एक साथ छापे मारे। इनमें मेडिकल कॉलेजों के 7 परिसर और कुछ निजी व्यक्ति भी शामिल हैं। हांगकांग में एक बहुमंजिला आवासीय परिसर में लगी भीषण आग में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 55 हो गई है, जबकि 279 लोग अभी भी लापता हैं। हांगकांग पुलिस ने आग के मामले में 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। श्रीलंका में बीते 11 दिन में मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण 31 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 10 लोग घायल हुए हैं। साथ ही 14 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं, जबकि करीब 4000 लोग प्रभावित हुए हैं। और इसी के साथ आज की खबर में फिलहाल इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।